नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स 2023 की स्पेशल मैराथन सीरीज की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से संबंधित थ्योरी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश एक दृष्टि में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य तथ्य, मध्य प्रदेश के मुख्य नगर व उनकी राजधानी के नाम, प्रशासनिक तथ्य, मध्य प्रदेश की कृषि एवं फसलें, मध्य प्रदेश के वन संसाधन, मध्य प्रदेश के जल संसाधन, मध्य प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र, मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठन संस्थानों के कार्यालय एवं उनके मुख्यालय, मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा एकमात्र, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विभिन्न दिवस एवं वर्ष, मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय कार्यालय एवं भवनों के नाम, मध्य प्रदेश औद्योगिक एवं विकास से संबंधित संस्थाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं परीक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम एवं उनकी उपाधियां, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे अधिक एवं सबसे कम, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर स्थलों के उपनाम, मध्य प्रदेश के नगरों व स्थलों की प्रसिद्धि के कारण, मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन नाम व उनके नवीन एवं वर्तमान नाम। इसके बाद अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें अपन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्वरूप, प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण एवं ताम्र काल, यह सभी मध्य प्रदेश से संबंधित, मध्य प्रदेश से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य एक दृष्टि में। इसके बाद अपन देखेंगे महाकाव्य काल, महाजनपद काल, प्राचीन जनपद के परिवर्तित नाम, प्रमुख वंश एवं उनके योगदान, मध्य प्रदेश से संबंधित। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आपको आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 4 नंबर दिलाकर जरूर जाएगी। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ सामान्य तथ्य। मध्य प्रदेश का आधिकारिक नाम आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश है। राज्य का सर्वप्रथम गठन 1 नवंबर वर्ष 1956 में किया गया था और वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था, जब मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया था। मध्य प्रदेश की राज्य की सीमाएं कुल 5 राज्यों से मिलती हैं, जिनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य अपनी सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साझा करता है एवं सबसे कम सीमा गुजरात राज्य के साथ साझा करता है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के नामकरण की। देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश का नामकरण हृदय प्रदेश के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देश का सबसे मध्यवर्ती भाग होने के कारण प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश रखा गया है, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम संबोधित किया गया था। अगर बात की जाए भौगोलिक स्थिति की, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश तक एवं 74 डिग्री देशांतर से 82 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगर बात की जाए विस्तार की, तो मध्य प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मध्य प्रदेश। राज्य की उत्तरी सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है एवं मध्य राज्य की दक्षिणी सीमा पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, जो सन 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक करके अलग राज्य बनाया गया था। राज्य अपनी पश्चिमी सीमा राजस्थान एवं गुजरात राज्य के साथ साझा करता है एवं मध्य प्रदेश के अन्य नाम है टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, लघु भारत एवं 17 सितंबर 2022 के बाद से मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जहां मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। याद रखिएगा, 17 सितंबर 2022 में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आप सभी जानते हैं, एवं मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उर्दू एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य नगर व राजधानी के नाम। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इंदौर को ही मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा,
इंदौर को ही मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जानी जाती है। वहीं जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही याद रखिएगा जबलपुर को सांस्कृतिक एवं न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में जानी जाती है। वहीं बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के नाम से जाना जाता है। मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है एवं पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य का चिन्ह, जैसा कि यह चिन्ह आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंघा। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है दूधराज एवं मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। इसी वजह से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है बरगद का वृक्ष एवं मध्य प्रदेश का राज्य खेल है मलखंभ। साथ ही याद रखिएगा मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। साथ ही याद रखिएगा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और भोपाल संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब जान लेते हैं कुछ प्रशासनिक तथ्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आप सभी जानते हैं, जो कि सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। एवं मध्य प्रदेश के अगर राज्यपाल की बात की जाए तो माननीय मंगू भाई छगन भाई पटेल जी मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है 47। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है 4। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है 6। दोस्तों यह एक एक पॉइंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 2312। मध्य प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या है 54,903। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ है, इंदौर एवं ग्वालियर। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस आर मलीमत, या इनका पूर्ण नाम है रवि मलीमत, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में सबसे बड़ा जिला इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में सबसे छोटा जिला हरदा है, याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है इंदौर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग चंबल संभाग है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ है, जो कि पन्ना में स्थित है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला भोपाल है। सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला डिंडोरी है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, जहां का लिंगानुपात 1021 है। एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है, याद रखिएगा 837। चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है, याद रखिएगा यहां संभाग की बात की जा रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे कम पुरुष व महिला साक्षात्कार वाला जिला है अलीराजपुर, याद रखिएगा अलीराजपुर देश का भी सबसे कम साक्षात्कार वाला जिला है। प्रदेश की सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है चीतल। प्रदेश में सबसे कम सिंचाई वाला जिला है डिंडोरी एवं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। प्रदेश की सर्वाधिक सिनेमाघर वाला शहर है इंदौर, जहां मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिनेमाघर या थिएटर स्थित है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जबलपुर, जहां की साक्षरता दर है 81%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, जहां के साक्षरता दर है 36%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है जबलपुर। अगर बात की जाए पुरुष साक्षरता दर की तो 87% पुरुष साक्षर जिला है जबलपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है भोपाल 74%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर 42%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला भी अलीराजपुर ही है 30%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है शहडोल, जो कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला है भोपाल, सघन यानी कि दोस्तों घनी आबादी वाला, जहां 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। एवं सर्वाधिक विरल आबादी वाला जिला है डिंडोरी,
जहां की आबादी है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश की कृषि एवं फसलों के बारे में। मध्य प्रदेश की मुख्य रूप से फसलें हैं गेहूं, चावल, ज्वार, चना, अफीम, गन्ना, अरहर, मूंगफली, तिलहन एवं गांजा। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले है ज्वार का क्षेत्र। गुना, शिवपुरी, श्योपुर एवं पश्चिमी मुरैना ज्वार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं अगर गेहूं एवं ज्वार का क्षेत्र की बात की जाए तो बघेलखंड तथा मालवा के पठार का मध्य भाग और भिंड, मुरैना, ग्वालियर जिले गेहूं व ज्वार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की जाए कपास व गेहूं के क्षेत्र की तो पश्चिमी मध्य प्रदेश कपास व गेहूं का क्षेत्र कहलाता है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम एवं झाबुआ कपास व गेहूं के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बात की जाए चावल एवं कपास का क्षेत्र तो दोस्तों खंडवा जिला ऐसा है जो कि चावल एवं कपास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात की जाए चावल, कपास व ज्वार का क्षेत्र दोस्तों सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल चावल, कपास व ज्वार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की जाए सिर्फ चावल के क्षेत्र की तो दोस्तों बघेलखंड चावल का क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत शहडोल, मंडला, बालाघाट, सिवनी, सीधी एवं जबलपुर जिले आते हैं। अब बात करते हैं मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मौसम के आधार पर फसलों को रबी की फसलें, खरीफ की फसलें एवं जायद की फसलें 3 मुख्य रूप से बांटा गया है। रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं गेहूं, चना, मटर, राई, सरसों, अरसी एवं मसूर। और बात की जाए खरीफ की फसलों की तो याद रखिएगा चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, तुअर, ज्वार, मक्का एवं सूर्यमुखी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आता है। और अगर बात की जाए जायद की फसलों की तो अधिकांश सब्जियां खीरा, ककड़ी, तरबूज एवं खरबूज जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है व्यापारिक फसलें, जिसके अंतर्गत आते हैं कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। और अगर बात की जाए खाद्यान्न फसलों की तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, दालें, तिलहन आदि आते हैं खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत। अगला पॉइंट है प्रदेश में बोया गया क्षेत्रफल है 137.9 लाख हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में कृषि जोतों की संख्या है 73.62 लाख। कृषि जोतों का क्षेत्रफल है 163.72 लाख हेक्टेयर। प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार है 2.2 हेक्टेयर। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की मुख्य फसलें हैं सोयाबीन एवं गेहूं। सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि उज्जैन जिले में पाई जाती है जो कि है 8.2%। मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि मंडला जिले में पाई जाती है जो कि है 22.7%। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के वन संसाधन के बारे में। राज्य में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। राज्य में वनों का कुल क्षेत्रफल है 94,689 वर्ग किलोमीटर। राज्य की कुल भूमि का 30.7% हिस्से पर वन स्थित है। देश के कुल वन क्षेत्र में राज्य का हिस्सा 12.4% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं सीधी। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले हैं शाजापुर, उज्जैन एवं रतलाम। राज्य के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है सागौन का वृक्ष। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के जल संसाधन के बारे में। न्यूनतम सतही जल भिंड जिले में पाया जाता है। वहीं सर्वाधिक भूमिगत जल की उपलब्धता वाला जिला है नर्मदापुरम। न्यूनतम भूमिगत जल उपलब्धता वाला जिला है बुरहानपुर। सर्वाधिक अर्जित सिंचाई क्षमता वाला जिला है नर्मदापुरम। वहीं न्यूनतम अर्जित सिंचाई वाला जिला है बुरहानपुर। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाला जिला है ग्वालियर। न्यूनतम शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाला जिला है डिंडोरी। भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर मंडला में पाया जाता है। वहीं भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर रतलाम जिले में पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई का साधन कुएं एवं नलकूप है। राज्य की सबसे लंबी नदी आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर प्रवाह करती है। यह पिक्चर आप देख सकते हैं नर्मदा कुंड की पिक्चर है जो कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक से दोस्तों 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन एवं जोहिला। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी बेसिन में सर्वाधिक जल पाया जाता है।
आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया जी। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सुश्री सरला ग्रेवाल जी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती जी। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे जी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष थे विष्णुनाथ तामस्कर जी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त थे एन.वी. लोहानी जी। मध्य प्रदेश प्रथम लोकायुक्त थे पी.बी. दीक्षित जी। मध्य प्रदेश में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी श्रीमती सरोजिनी सक्सेना जी। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त थे टी.एन. श्रीवास्तव जी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, यह एक एक पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे एच.एस. कौमिथ जी। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे जी। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी जी। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे बी.पी. दुबे जी। मध्य प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक थे बी.जी. घाटे जी। मध्य प्रदेश प्रथम महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच जी। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के प्रथम महाअधिवक्ता की तो याद रखिएगा श्री एम अधिकारी मध्य प्रदेश के प्रथम महाअधिवक्ता थे। मध्य प्रदेश की प्रथम आईपीएस महिला कुमारी आशा गोपालन जी थी। प्रथम महिला आईएएस निर्मला बुच जी थी। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे डी.वी. रेड्डी जी। विधानसभा में प्रथम नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष महिला जमुना देवी जी थी। प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल थी उर्मिला सिंह जी। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बजट वित्त मंत्री मिश्रीलाल गंगवाल जी ने 10 जनवरी 1857 को प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। हमारा अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठन संस्थानों के कार्यालय एवं मुख्यालय। मध्य प्रदेश विधानसभा जैसा कि आप सभी जानते हैं राजधानी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य संचालनालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश हैंडक्राफ्ट संचालन भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम मर्यादित भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुपालन संवर्धन बोर्ड भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल में स्थित है। ध्रुपद संगीत अकादमी भोपाल में स्थित है। प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। माटी कला बोर्ड भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम हबीबगंज भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल में स्थित है। उद्यमिता केंद्र भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल में स्थित है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम भोपाल में स्थित है। व्यवसायिक परीक्षा मंडल जिसे आप व्यापम के नाम से जानते हैं और जिसका नया नाम ईएसबी कर दिया गया है, यह भोपाल में, इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भोपाल में स्थित है। रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में स्थित है।
तो ये थे वह सभी संस्थाओं या संगठनों के मुख्यालय जो कि भोपाल में स्थित हैं। इसके अलावा देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, या जिसे आप एमपीपीएससी के नाम से जानते हैं, इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर में स्थित है और भोपाल में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश महालेखाकर ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में स्थित है। साई, या जिसे आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसका क्षेत्रीय कार्यालय गोरेगांव या भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल निगम का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बजट वित्त मंत्री मिश्रीलाल गंगवाल ने 10 जनवरी 1957 को प्रस्तुत किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वप्रथम सत्र के समय विधानसभा के सचिव श्री खंडेराव केशवराव रंगोली जी थे। प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र इंदौर में खुला। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल्स भोपाल में स्थापित किया गया, जिसका नाम है राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है। प्रदेश में पहला अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 18 जुलाई 1946 में की गई थी। 1946 में सागर में की गई थी, याद रखिएगा। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश का पहला जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का छतरपुर में पहला शिल्पग्राम स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा एकमात्र दुनिया की पहली भीली भाषा की फिल्म, जिसका नाम है फैसला, की संपूर्ण शूटिंग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में की गई है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है, पहला आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसे एनपीआर कहा जाता है, के कार्यालय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे यूआईडी कहा जाता है, के आधार से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज भोपाल में शुरू हुआ था। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश का ऐसा पहला जिला है जहां सिर्फ बेटियों वाली माता पिता को घरेलू कामकाज में लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती। इंदौर की अनुपमा संकराय अंतरराष्ट्रीय चौकबॉल निर्णायक की परीक्षा उत्तीर्ण कर इस खेल में देश की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला निर्णायक बनने वाली पहली शख्स है। निर्णायक दोस्तों एम्पायर से कहा जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व देश का पहला पर्यटन स्थल है, जहां 13 बैगा महिलाएं गाइड का प्रशिक्षण लेने के बाद सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। जबलपुर जिले के परियाट नदी के तट पर ग्राम पिपरिया परियाट में निजी क्षेत्र द्वारा राज्य शासन के मार्गदर्शन में देश के पहले बायोगैस बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सांची में स्थापित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, सांची रायसेन जिले में आता है। देश की पहली अंतरराज्यीय एकीकृत परिवहन जांच चौकी की स्थापना मध्य प्रदेश के बैतूल में की गई है। देश के पहले सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ग्राम गणेशपुर में की गई है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित कर लागू भी किया है। अब जान लेते हैं अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम। जबलपुर को दोस्तों संगमरमर की नगरी के रूप में जाना जाता है। भेड़ा घाट को संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। भिंड मुरैना को बागियों का गढ़ कहा जाता है। उज्जैन अपने मंदिरों एवं मूर्तियों के नगर के रूप में प्रचलित है। उज्जैन को ही महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। खजुराहो दोस्तों अपनी शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है और मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भीमबेटका अपने शैल चित्र कला के लिए प्रसिद्ध है। सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है। इंदौर को दोस्तों मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी के रूप में जाना जाता है एवं कटनी को चूना नगरी के रूप में जाना जाता है।
अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विभिन्न दिवस एवं वर्ष। मध्य प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 नवंबर को मनाया जाता है। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। महुआ वर्ष 2011 को घोषित किया गया था। ट्रैफिक वर्ष भी वो दोस्तों याद रखिएगा 2011 को घोषित किया गया है। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को मनाया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को मनाया जाता है। महुआ दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय कार्यालय एवं भवनों के उपनाम। ऊर्जा भवन दोस्तों मध्य प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग के भवन को कहा जाता है। वहीं पर्यावास भवन मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के भवन को कहा जाता है। पुस्तक भवन मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के भवन को कहा जाता है। और निर्वाचन भवन राज्य निर्वाचन आयोग का भवन है। श्यामला हिल्स दोस्तों मुख्यमंत्री निवास के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक एवं विकास से संबंधित संस्थाएं, संस्था एवं कार्यालय की स्थापना एवं उनके उद्देश्य। सबसे पहले है मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम भोपाल। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम की स्थापना वर्ष 1969 में राजधानी भोपाल में की गई थी। इसका उद्देश्य था सहकारी उद्योगों का संचालन एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना में सहायता करना। इसके बाद है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल। दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यह मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम भोपाल है और यह मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल है। इसकी स्थापना 1965 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई थी। इसका उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रकार की सहायता प्रदान करना। फिर है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम और इसकी स्थापना वर्ष 1969 में भोपाल में की गई थी और इसका उद्देश्य था निजी व सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और उत्पादन व्यापार में सहायता प्रदान करना। दोस्तों इन सभी के आपको स्थापना की वर्ष एवं शहर याद रखना काफी जरूरी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी या कहां हुई थी। फिर है मध्य प्रदेश निगम इंदौर। मध्य प्रदेश निगम इंदौर की स्थापना मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में की गई थी, जिसका उद्देश्य था सहकारी उद्योगों का संचालन, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना में सहायता करना, उद्योगों को प्रत्येक प्रकार की सहायता प्रदान करना, निजी व सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना और उत्पादन में सहायता प्रदान करना, साथ ही साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश निगम का। फिर है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम। इसकी स्थापना सन 1972 में भोपाल में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था हस्तशिल्प का विकास सुनिश्चित करना। इन सभी के आप चाहें तो दोस्तों वर्ष एवं शहर नोट कर सकते हैं। फिर है मध्य प्रदेश टेक्सटाइल निगम। इसकी स्थापना 1970 में मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सूती कपड़ों की मिलों को प्रोत्साहन देना और संचालन में मदद करना था। फिर है मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज निगम। इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास सुनिश्चित करना था। फिर है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना भोपाल में हुई, जिसका उद्देश्य प्रदेश में मौजूद बहुमूल्य खनिजों के अनुसंधान, उत्खनन एवं व्यापार में सहायता करना है। फिर है मध्य प्रदेश निगम भोपाल। इसके पहले अपन ने देखा था मध्य प्रदेश निगम इंदौर। इसकी स्थापना सन 1977 में प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था छोटे उद्योगों का उत्पाद और निर्यात करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। फिर है मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालन। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में भोपाल में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हैंडलूम के अतिरिक्त पावरलूम को औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना करना और उनके वित्तीय व्यवस्था करना तथा उनके विकास में सहयोग प्रदान करना। 1976 भोपाल हैंडलूम संचालन याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश ग्राम उद्योग बोर्ड। यह भी दोस्तों काफी पूछा जाता है और हम इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी, जिसका उद्देश्य खादी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। आज का सेकंड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं परीक्षण संस्थान। याद रखिएगा ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, जो कि अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक दोस्तों नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदियों का उद्गम
क्षेत्र है और अमरकंटक दोस्तों अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। फिर है मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र, यह इंदौर में स्थित है। जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक एवं कला केंद्र मुरैना में स्थित है। एकलव्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में स्थित है। राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया में स्थित है। मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास की खेती खरगोन जिले में की जाती है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में स्थित है। वानिकी अनुसंधान छिंदवाड़ा में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में स्थित है। महू याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म स्थली है। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। इसके बाद है महात्मा गांधी ग्रामीण राज्य विकास संस्थान, यह कि जबलपुर में स्थित है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में स्थित है और दोस्तों यह काफी बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। रेडीमेड गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर जबलपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ग्वालियर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान भोपाल में स्थित है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, यह भी दोस्तों काफी बार पूछा जाता है, रीवा में स्थित है। यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में स्थित है, यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर में स्थित है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी सागर में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसे आईआईएम के नाम से जाना जाता है इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश नरोहना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में स्थित है। आपदा प्रबंधन संस्थान देश का पहला भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आईआईएमएफ भोपाल में स्थित है और यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं निर्माण संस्थान जबलपुर में स्थित है। राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में स्थित है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर में स्थित है। थल सेना शैक्षणिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र पचमढ़ी में स्थित है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग भोपाल में स्थित है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थित है। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र गुना में स्थित है, यह भी महत्वपूर्ण है। एडवोकेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ग्वालियर में स्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है, यह भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल में स्थित है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा नर्मदापुरम जिले में स्थित है, याद रखिएगा। उप पुलिस अधीक्षक या डीएसपी ट्रेनिंग हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में स्थित है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद भोपाल में स्थित है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस भोपाल में स्थित है। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में स्थित है और यह भी काफी महत्वपूर्ण है। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में स्थित है। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में स्थित है। भारतीय पर्यटन प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में स्थित है और यह भी महत्वपूर्ण है।
श्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है। इसके बाद जान लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय कार्यालय या भवनों के नाम। राज्य का पुराना विधानसभा भवन जिसे मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था, राज्य का नवीन विधानसभा भवन जिसे इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है, राज्य का सचिवालय वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है, राज्य का संचालनालय सतपुड़ा भवन के नाम से जाना जाता है एवं राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद जान लेते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम एवं उनकी उपाधियां। तानसेन को दोस्तों संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे और मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। प्रतिवर्ष ग्वालियर में ही तानसेन संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाता है। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उज्जैन को कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी उज्जैन में स्थित है। फिर है रानी लक्ष्मीबाई। तो आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। लता मंगेशकर, इन्हें स्वर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी आधुनिक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी के रानी के नाम से जाना जाता है। कुंजीलाल दुबे जी, इन्हें मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के रूप में जाना जाता है और याद रखिएगा कुंजीलाल दुबे जी मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। विजय राजे सिंधिया, इन्हें राजमाता के नाम से जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल्स ग्वालियर में स्थित है और यह प्रश्न पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। अहिल्याबाई होलकर जी को लोकमाता के नाम से जाना जाता है। कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा के पितृ पुरुष के रूप में जाना जाता है। अशोक कुमार को दादा मुनि के रूप में जाना जाता है। राजेंद्र जैन, जिन्हें भगवान रजनीश या ओशो के नाम से जाना जाता है। दिग्विजय सिंह जी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ना दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है और विजय राघवगढ़ इनकी विधानसभा सीट है। बाबूलाल गौर जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्हें बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। सैयद मुश्ताक अली को कैप्टन के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खां, इन्हें सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अलाउद्दीन खां का संबंध मध्य प्रदेश के मैहर से है, जहां प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। शंकर लक्ष्मण को गोली के नाम से जाना जाता है। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है एवं संत सिंगाजी को मालवा का कबीर कहा जाता है, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा सिंगाजी के मेला का आयोजन खंडवा में किया जाता है। यह प्रश्न भी दोस्तों काफी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा सिंगाजी को मालवा का कबीर कहा जाता है और सिंगाजी के मेले का आयोजन खंडवा में किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे अधिक एवं सबसे कम। इसका पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत झाबुआ में है। एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ जो कि पचमढ़ी में है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1352 मीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान नर्मदा सोन घाटी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है एवं 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पुल है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजवासौदा है एवं मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला एवं बालाघाट जिलों में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि डिंडोरी में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी रेलवे जंक्शन है, जो कि नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा इंदौर में है, जो कि बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है।
मध्य प्रदेश की सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का कोयला भंडार, सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर शिवलिंग है, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है एवं इसका निर्माण राजा भोज द्वारा कराया गया था। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र है दैनिक भास्कर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला शिवपुरी है और इसे ही मध्य प्रदेश का इथोपिया नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, शिवपुरी नहीं, श्योपुर है जी, मिसप्रिंट है दोस्तों। यहां पर श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया के नाम से जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल है। अगला टॉपिक है अपना मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर स्थलों के उपनाम। मांडू, जिसे आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। मांडू को ही दोस्तों महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मालवा को गेहूं का भंडार के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर को तानसेन की नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां तानसेन का मकबरा एवं प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। मैहर को संगीत नगरी के रूप में जाना जाता है। मैहर में ही दोस्तों अलाउद्दीन खां का मकबरा स्थित है। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। पीथमपुर को भारत का डेट्राहाइट या सूखा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को ही पवित्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इंदौर को अहिल्या नगरी या अहिल्याबाई की नगरी के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। दोस्तों ग्वालियर के किले को एक्चुअल में पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। खंडवा खरगोन को सुनहरे जिलों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि खंडवा खरगोन में कपास की खेती की जाती है और इसी कारण से इसे सुनहरे जिलों के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। बेतवा को इसके प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है, याद रखिएगा। इंदौर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। मांडू को महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है एवं धार को राजा भोज की नगरी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर है मध्य प्रदेश के नगरों व स्थलों की प्रसिद्धि के कारण भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और अपनी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर उद्योग नगरी एवं मिनी मुंबई के रूप में जानी जाती है। खजुराहो अपने कलात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। मलाज खंड, जो कि बालाघाट जिले में है और यह तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। सांची को बौद्ध स्तूपों के कारण जाना जाता है। सांची में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। और सांची रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। पन्ना में हीरे की खदानों के कारण प्रसिद्ध है और याद रखिएगा, अगर खदान का नाम पूछा जाए तो पन्ना की मझगवा खदान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा, मंदसौर के अलावा नीमच के भी कुछ क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन होता है और अधिकतर प्रश्नों में दोस्तों मंदसौर की जगह नीमच पूछा जाता है। इटारसी अपने रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। नेपानगर कागज मिल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना है। भीमबेटिका प्राचीन शैल चित्र कला के लिए प्रसिद्ध है और भीमबेटिका यूनेस्को की सूची में भी शामिल है और रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। रीवा अपने सफेद शेरों के कारण प्रसिद्ध है। सिंगरौली सबसे मोटी कोयला खदान के रूप में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सबसे मोटी कोयला खदान या कोयले की परत कह सकते हैं। भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अमलाई पेपर मिल्स के लिए प्रसिद्ध है। खंडवा सिंगाजी के मेले के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है एवं महाकाल के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। ओमकालेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, याद रखिएगा। ओमकालेश्वर खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। देवास में बैंक नोट प्रेस एवं चामुंडा माता मंदिर स्थित है। धार में बाघ की गुफाएं स्थित है, याद रखिएगा। बड़वानी में 52 गजा आदिनाथ भगवान की विशाल मूर्ति है, याद रखिएगा। चंदेरी अपनी साड़ियों एवं किले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चंदेरी साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है। मांडू को महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां खरबूजा महल, जहाज महल एवं हुशंग शाह का मकबरा आदि स्थित है। महेश्वर
अपनी साड़ियों के लिए एवं देवी अहिल्याबाई के महल के लिए प्रसिद्ध है। और महेश्वर दोस्तों याद रखिएगा खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। ग्वालियर अपने किले एवं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने कराया था। और प्रश्न आता है सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सास बहू का मंदिर ग्वालियर में ही स्थित है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर द्वारा कराया गया था। अगला है मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन नाम व उनके नवीन वर्तमान नाम। तो सबसे पहले प्राचीन नाम या पुराने नाम, तो महू का नया नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर रख दिया गया है। हावड़ा, जिसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। भोजताल भोपाल का प्राचीन नाम था। काकनाथ दोस्तों सांची का पुराना नाम था। साजियाबाद मांडू को कहा जाता था। बिसपुरी सुहागपुर का पुराना नाम है। मल्हार नगर इंदौर का पुराना नाम है। धारा नगरी धार का पुराना नाम है। उज्जैनी उज्जैन का पुराना नाम है। अवंती भी उज्जैन को ही कहा जाता था। दसपुर मंदसौर का प्राचीन नाम है, और यह दोस्तों काफी पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। दसपुर मंदसौर का पुराना नाम है। हिलसा विदिशा का प्राचीन नाम है। बेसनगर विदिशा का ही प्राचीन नाम है। बेसनगर भी काफी पूछा जाता है। गोपांचल ग्वालियर का पुराना नाम है। त्रिपुरी जबलपुर का प्राचीन नाम है। त्रिपुरी भी पूछा जाता है। और दिलीप नगर दतिया का प्राचीन नाम है, इसे भी याद रखिएगा। दिलीप नगर भी काफी पूछा जाता है। महेशमती महेश्वर का प्राचीन नाम है। रेवा रीवा का प्राचीन नाम है। और दोस्तों रेवा नर्मदा नदी का भी पौराणिक नाम है, याद रखिएगा। खानदेश बुरहानपुर का प्राचीन नाम है। मांडवगढ़ मांडू का प्राचीन नाम है। पांचालगढ़ पचमढ़ी का प्राचीन नाम है। गोंडवाना मंडला का प्राचीन नाम है। दोस्तों गोंडवाना भी काफी महत्वपूर्ण है। खजूरबाग खजुराहो का प्राचीन नाम है। एवं जेजाक मुक्ति भी खजुराहो का ही प्राचीन नाम है, और यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इंद्रपुर इंदौर का प्राचीन नाम है। वत्स के अंतर्गत ग्वालियर एवं बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र आता था। दोस्तों वत्स एक 16 जनपदों के युग में एक क्षेत्र था, याद रखिएगा। अनूप निमाड़ का पुराना नाम है। तुड़ीकर दमोह का पुराना नाम है। निजामत ए मशरीक सीहोर का प्राचीन नाम है। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र, मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क देवास में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल नवजीवन शिविर या नवजीवन आश्रम, जिसका नाम था के नाम से गुना के मुगावली में खोली गई थी। उस समय गुना के मुगावली में खोली गई थी, लेकिन याद रखिएगा मुगावली वर्तमान अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में एकमात्र कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन प्रति 12 वर्षों में किया जाता है। और याद रखिएगा सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट पर किया जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम झींगा हैचरी बालाघाट में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित किया गया था। यह पॉइंट भी काफी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मालवा अखबार था। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविश्वविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का शासकीय पशु बारहसिंघा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली में पाया जाता है। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बारहसिंघा जो कि राजकीय पशु है, सिर्फ कान्हा किसली में पाया जाता है। तो कान्हा किसली मंडला एवं बालाघाट जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश में एकमात्र हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में प्रदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है, आप सभी जानते होंगे। मध्य प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। मध्य प्रदेश की ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में स्थित है।
मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में स्थापित किया गया था। दोस्तों यह घड़ी बनाने का कारखाना जो बैतूल में था, ये हाल ही में बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है। याद रखिएगा, शिवपुरी को ही मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां माधव नेशनल पार्क स्थित है। और दोस्तों जॉर्ज कैसल भवन भी माधव नेशनल पार्क में ही स्थित है। इसके अलावा सांख्य सागर झील एवं माधव झील भी शिवपुरी में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट सन 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था। 26 जनवरी 2006 को मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला सागर में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी या जिसे आईटी कहा जाता है विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया था। प्रदेश की राजधानी भोपाल राज्य का पहला संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र स्थापित किया गया है भोपाल में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक पर्यटन नगरी पचमढ़ी के पनार पानी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित किया गया है। और दोस्तों भोपाल में यह वन विहार में स्थापित किया गया है। तो यह प्रश्न भी आता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान स्थित है, तो याद रखिएगा वन विहार भोपाल में। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित किया गया है। प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला मंदसौर है। रीवा मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। दोस्तों अफीम का उत्पादन मंदसौर के अलावा नीमच के भी कुछ क्षेत्रों में होने लगा है। घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल लैब महू में स्थित है, याद रखिएगा। और महू का नया नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म धार जिले के खेड़ा गांव की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में स्थित है, जिसका नया नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, होशंगाबाद जिले का। मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा महाराजपुर में स्थित है, जो कि मुरार ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र परमाणु बिजली घर जिसका नाम है बिजली घर चुटका गांव मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई है। मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय 1946 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था और इसका नाम था राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला महिला थाना भोपाल में स्थापित किया गया है। दोस्तों भोपाल में भी है, हबीबगंज में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह दतिया में स्थित है। प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना भोपाल में स्थित है। प्रदेश की पहली खेल पत्रिका जिसका नाम है खेल हलचल के नाम से इंदौर में प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। प्रदेश की प्रथम चलित एटीएम सेवा इंदौर में प्रारंभ की गई है। आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा एकमात्र मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा एकमात्र देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। अधिवक्ताओं को सतत शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाला देश का प्रथम एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूएंट लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला या प्रकाशित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। दोस्तों यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश वनों का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। हीरा उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदानें मौजूद है। और अगर आपसे हीरे की खदान का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा मझगवा खदान देश की एकमात्र हीरा उत्पादक खदान है।
देश का एकमात्र मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और यह दोस्तों जापान की मदद से स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश गेरू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। देश का सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है और इसी कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता व बीड़ी निर्माता राज्य है, याद रखिएगा। तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में सागर जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है एवं बीड़ी उद्योग में जबलपुर जिला पहले स्थान पर है। देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा और पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया है। देश व एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। मानव अधिकार आयोग गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। देश का एकमात्र आदिवासी शोध संस्थान शोध संचार केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थापित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। देश का पहला रत्न परिकृष्ट केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित किया गया है। दोस्तों यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। देश में सर्वाधिक पवन चक्की मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं, याद रखिएगा। देश की एकमात्र चाय अकादमी भोपाल में स्थित है। देश का पहला पुरातत्व पार्क मध्य प्रदेश के दमोह जिले की संग्रामपुर में स्थित है। ग्राम सभा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश लाख उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला नेशनल सेलिंग स्कूल प्रारंभ किया गया है। दोस्तों यहां मिसप्रिंट है, सैनिक नहीं सेलिंग है। देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय देश का पहला ऐसा एसपी कार्यालय है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थापित किया गया है। साथ ही ओरछा में देश का पहला रामायण म्यूजियम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल है। भोपाल एक्सप्रेस जो कि भोपाल से दिल्ली चलती है, देश की पहली ट्रेन है जिसे 2003 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में 2006 में देश की पहली साहिबा ट्रेजरी प्रारंभ की गई है। अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने सभी गांवों को ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। देश का पहला सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग मध्य प्रदेश में 2008 में गठन किया गया था। तो ये था मध्य प्रदेश में देश का प्रथम एवं एकमात्र। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्वरूप। मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण हृदय प्रदेश कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है। हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय पर उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और दोस्तों यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश किस प्राचीन संरचना का भाग है, तो याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का। मराठों के उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ मध्य प्रदेश में इतिहास का नया युग प्रारंभ हुआ। पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत की विजय योजना का प्रारंभ किया एवं विंध्य प्रदेश में चंपत राय ने औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। सर्वप्रथम शुरू करते हैं प्राचीन काल से। प्राचीन काल के अंतर्गत आता है प्राग ऐतिहासिक काल। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं।
आदिम प्रजातियां नदियों के किनारे और गिरिकंदरा में रहती थीं। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, नेमावर, महेश्वर, हंडिया, बेगमपुर, पचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर तथा सागर के अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण मिलते हैं। इस काल में मानव अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति की है। होशंगाबाद के निकट की गुफाओं में, भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में तथा सागर के निकट की पहाड़ियों से प्राप्त शैल चित्र इसके जीवंत प्रमाण हैं। भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों याद रखिएगा, भोपाल के समीप है लेकिन रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। सेकंड पॉइंट है पाषाण एवं ताम्रकाल। सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्रकाल के रूप में विकसित हुआ था। नर्मदा की सुलभ घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व यह सभ्यता फली फूली। यह सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी, याद रखिएगा। महेश्वर, नागरा, टोड़ी, नागदा, बरखेड़ा, एरड़ आदि इसके केंद्र थे। इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। उत्खनन में मृद भांड धातु के बर्तन एवं औजार आदि मिले हैं। बालाघाट एवं जबलपुर जिले में कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार भी मिले हैं। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समीप मध्य प्रदेश देश की कई भागों में खासकर नर्मदा, चंबल, बेतवा आदि नदियों के किनारे पर सभ्यता का विकास हुआ था। नरसिंहपुर के निकट बत्रा नामक स्थान से प्राप्त पाषाणकालीन औजार सभ्यता मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य एक दृष्टि में। पुरातन जीवाश्म नरसिंहपुर, होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। 860 वर्ष पुराना औजार हथौड़ा होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। प्लेट दोस्तों भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं। नौ पाषाण काल संस्कृति के साक्ष्य एरण, चटकारा, दमोह, सागर, आजमगढ़, जबलपुर आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। महापाषाण स्मारक रीवा से प्राप्त हुए हैं एवं शैल चित्रकला भीमबेटका की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। अब जान लेते हैं महाकाव्य काल के बारे में। रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य, महाकांत के घने वन क्षेत्र थे। बिंद सतपुड़ा के अतिरिक्त यमुना के कांठे का दक्षिणी भूभाग और गुर्जर प्रदेश के कई क्षेत्र इसके घेरे में आते थे। यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। फिर आता है महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग बौद्ध जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिसमें चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल में 2 महाजनपद थी, चेदी एवं अवंती। इस राज्य का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। इस जनपद की पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेशमती थी, वर्तमान महेश्वर शहर। इन दोनों क्षेत्र के बीच नेत्रावती नदी बहती थी। चेदी जनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्व भाग तथा उसके समीपस्थ भूखंड में फैला हुआ था। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के वर्तमान उज्जैन नगर से की जाती है। अब जान लेते हैं प्राचीन जनपद के परिवर्तित नाम। अवंती को दोस्तों उज्जैन नाम से जाना जाता है। वत्स दोस्तों ग्वालियर का प्राचीन नाम था। चेदी दोस्तों खजुराहो का प्राचीन नाम था। अनूप दोस्तों निवाड़ या खंडवा से कहा जाता था। कसाण दोस्तों विदिशा का प्राचीन नाम था। तुड़ीकेर या तुड़ीकर दमोह का प्राचीन नाम था। नलपुर दोस्तों नरबर या शिवपुरी से कहा जाता था, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख वंश एवं उनके योगदान। महाजनपद काल के उपरांत भारत में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया। मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न राजवंशों का विश्लेषण निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र या वर्तमान पटना शहर है, जो कि बिहार में स्थित है। मध्य प्रदेश में मौर्य सत्ता के व्यापक साक्ष्य मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। दोस्तों यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है सांची के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा सम्राट अशोक ने। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या 4 थी, जिसमें से तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावती तक जाता था, जिसमें महेशमती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। जबकि चौथा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग ठगु कच्छ से मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। उस समय व्यापार के ऊपर राजवंश का पूर्ण नियंत्रण होता था। कपड़ा बुनना इस युग का प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार इस युग में सूती वस्त्र तैयार किए जाने वाले केंद्रों में अवंती राज्य का महेशमती भी शामिल था। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्नलिखित का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य से था, जिसमें मुख्य है रूपनाथ, जो कि जबलपुर जिले के सीहोर तहसील का एक गांव है। गुर्जर दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग है। तारोमारो के अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है। शहडोल जिले का एक छोटा सा भूभाग है। पनगुड़िया सीहोर जिले का एक भाग है। जबकि सांची स्थित लघु स्तंभ लेख भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। यह लघु शिलालेख बाल लघु स्तंभ लेख इस बात के प्रमाण है कि मध्य प्रदेश राज्य में मौर्य युगीन शासन व्यवस्था ही लागू थी। मौर्य वंश के बाद आता है सातवाहन वंश, जो कि एक और महत्वपूर्ण राजवंश है। सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य विभिन्न पुराणों में मिलते हैं। इसके साथ ही उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी आदि में सात वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सात वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न आता है कि किस वंश के शासन काल के दौरान रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो याद रखिएगा सातवाहन वंश के साथ, जिसके साक्ष्य आबाद, चकरखेड़ा तथा बिलासपुर से मिलने वाले रोमन सिक्के हैं। गोमती पुत्र सतकर्णी का उल्लेख सांची के दक्षिणी तोरण के शिलालेख पर लिखा गया है या किया गया है। इसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 186 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके की थी। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक रहा है। शुंग वंश के 5वें शासक भागभद्र के समय यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी। दोस्तों यह एक एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। इसी थ्योरी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने कराई थी, तो याद रखिएगा यवन के राजदूत हेलियोडोरस ने। और किससे प्रभावित होकर, तो याद रखिएगा भागवत धर्म से प्रभावित होकर विदिशा में। शुंग वंश के राजाओं द्वारा हरहूत में एक स्तूप बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। कालिदास ने मालविकाग अग्निमित्रम में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र के चरित्र के बारे में वर्णन किया है। फिर आता है शक क्षत्रप वंश। इस वंश के राजा भोस और अजेश राजाओं के कुछ सिक्के मालवा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुसार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मालवा के कुछ क्षेत्र पर शकों का अधिकार रहा है। फिर आता है नागवंश। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार तीसरी चौथी सदी में नागवंश राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था। इस वंश के राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध किया था तथा उनके उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यह पॉइंट भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि किस वंश के राजा ने कुषाणों के प्रतिरोध या उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो याद रखिएगा नागवंश के राजाओं ने। इसके बाद आता है बागटक वंश। पुराणों के अनुसार विद्याशक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा में बागटक वंश की स्थापना की थी। इसके साक्ष्य व्याघराज के कुठार जो कि सतना में है एवं गज अभिलेख जो कि पन्ना में है, इधर से प्राप्त होते हैं। हरिशेरण से के प्रयाग अभिलेख से विदित होता है कि समुद्रगुप्त ने तत्कालीन विदिशा शासक श्रीधर को पराजित करके विदिशा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के कारण मध्य प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। प्रयाग प्रसथित के अनुसार उसने महाकानांतर, महाकौशल और बैतूल तक के क्षेत्रों को जीत लिया था। उसने शकों को पश्चिमी मध्य प्रदेश में हराया। नर्मदा के उत्तर में अधिकांश क्षेत्र उसने जीत लिया और अब नर्मदा के उत्तर के अधिकार क्षेत्र गुप्तों के अधीन थे। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा गुप्त वंश के पहले तक
सिर्फ मालवा, विदिशा या अवंती क्षेत्र की बात की जा रही थी, लेकिन गुप्त वंश के समय में महाकौशल, जो कि जबलपुर वाला क्षेत्र है, और बैतूल तक के क्षेत्र गुप्त वंश के शासनकाल में मध्य प्रदेश में जोड़ दिए गए थे। साथ ही नर्मदा नदी वाला क्षेत्र भी गुप्त शासकों के अधीन आ गया था। एरण, विदिशा, सकारी, त्रिपुरी, सिवनी, उज्जैनी, बैतूल एवं जबलपुर से प्राप्त सिक्के एवं अवशेष के प्रमाण है। गुप्त ने ही उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफा एवं सिगबा के मंदिरों का निर्माण कराया था। गुप्तों के पतन के बाद इस क्षेत्र में कई राज्य बने तथा कई राजवंशों ने राज किया। प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन उत्तर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र जीतने में सफल हुए थे। बाणभट्ट की कादंबरी में उल्लेख है कि हर्षवर्धन बिंद एवं नर्मदा के उत्तर का स्वामी था। गुप्त वंश के बाद आता है, याद रखिएगा, तोमर वंश, जो कि एक और काफी महत्वपूर्ण वंश है मध्य प्रदेश के इतिहास से। वीर सिंह तोमर ने 14वीं शताब्दी में मुस्लिम सत्ता की अराजक स्थिति का फायदा उठाकर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी। इस वंश के राजा सूरत सेन ने ही ग्वालियर का मजबूत किला बनवाया था, जिसे किलों का जिब्राल्टर उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किलों का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ग्वालियर के किले को। और इसका निर्माण राजा सूरत सेन ने कराया था 14वीं शताब्दी में, और सूरत सेन तोमर वंश के राजा थे। तोमर वंश के ही राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के प्रसिद्ध सास बहू मंदिर का निर्माण तथा गुजरी महल का निर्माण कराया था। अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हराकर इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया था। इसमें यह प्रश्न भी आता है कि सास बहू मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा तोमर वंश के राजा मानसिंह ने। या सास बहू का मंदिर कहां स्थित है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में। गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था, तो राजा मानसिंह ने। कहां स्थित है, ग्वालियर में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विक्रमादित्य के साथ संघर्ष किसने किया था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी ने विक्रमादित्य को हराकर ग्वालियर पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया था। फिर आता है होलकर वंश। 1730 ईस्वी में मालवा में होलकर वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर, जिन्होंने 1732 ईस्वी में इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में शहीद होने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर संभाली थी। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी। अंतिम होलकर शासक तुकोजी तृतीय ने नए राज्य का भारत संघ में विलय कर लिया था। तो दोस्तों, यह प्रश्न भी आता है कि भारत संघ में किस अंतिम होलकर शासक ने विलय किया था, तो तुकोजी तृतीय ने। आइए अब जान लेते हैं मध्यकालीन इतिहास और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले जानते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा इस्लामिक राज्य की स्थापना किए जाने के कारण इस्लाम का शासन आरंभ हुआ है। मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर में लोह अंगदेव को हराया और ऐबक ने परिमल देव को हराकर कलिंजर जीत लिया था। अब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इस काल में सल्तनत की शासकों द्वारा भारतीय राज्यों को जीता गया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पर भी हमले किए गए। सल्तनत काल का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक से ही होता है, जो दास वंश का प्रारंभ करता भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मांडू, ग्वालियर, मालवा एवं उज्जैन का अपने साम्राज्य में विस्तार किया था। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पर भी हमले किए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक मांडू, ग्वालियर, मालवा पर विजय की एवं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को 1234 ईस्वी में लूटा था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को 1234 में लूटा था। अब जानते हैं चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश ने महोबा में शासन किया। इस वंश का संस्थापक नन्नूक था। अधिकतर पूछा जाता है चंदेल वंश का शासक, याद रखिएगा। राजा धंगदेव के शासनकाल में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। अंतिम चंदेल शासक परमार्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में मिला लिया था। अब जानते हैं सिंधिया वंश के बारे में। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी राव सिंधिया को माना जाता है। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल शासक शाह आलम को मुक्त कराया था। सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी, याद रखिएगा। दौलतराव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। यह सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। सिंधिया वंश की स्थापना उज्जैन में महादजी सिंधिया ने की थी। उन्होंने ग्वालियर के तत्कालीन जाट सरदार
लोकेंद्र सिंह को हराकर ग्वालियर के किले को जीता था। इस वंश के शासक दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। यह सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। सिंधिया वंश के राजा जीबाजीराव सिंधिया ने वर्ष 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया था तथा संयुक्त संघ के राज्य प्रमुख बन गए थे। अब जानते हैं गौड़ राजवंश के बारे में। यादव राय ने गढ़ाकटंगा में गौड़ राजवंश की स्थापना की थी। गौड़ राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा संग्राम शाह था। अकबर के समकालीन गौड़ राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती थी। यह अधिकतर पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन गौड़ वंश का राजा या शासिका कौन थी, तो याद रखिएगा रानी दुर्गावती। गौड़ वंश की राजधानी मंडला थी। मुगल सेनापति आसिफ खान ने दुर्गावती को पराजित किया था। अब जानते हैं बुंदेला वंश के बारे में। 14वीं शताब्दी में बुंदेला वंश का उदय हुआ था। इस वंश के रुद्र प्रताप देव बुंदेला ने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। और यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अधिकतर पूछा जाता है अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो याद रखिएगा वीर सिंह देव बुंदेला ने और जहांगीर के कहने पर। इस वंश के प्रसिद्ध राजा छत्रसाल थे, जिन्होंने मुगलों के साथ कई युद्ध किए थे, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब पद प्राप्त किया था। यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। 4000 का मनसब पद किस बुंदेला शासक ने प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा राजा छत्रसाल ने। बुंदेला वंश के शासनकाल में ओरछा में स्थापत्य कला युक्त भवनों एवं मंदिरों का निर्माण हुआ था। बुंदेला राजवंश के हृदय शाह ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। बुंदेला शासक मधुकर शाह का पुत्र रामचंद्र जहांगीर के समकालीन था। रामचंद्र के छोटे भाई वीर सिंह देव बुंदेला के हाथों जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या कराई थी। अब जान लेते हैं बघेल वंश के बारे में। बघेल वंश का शासन रीवा में था। इसी वंश के राजा रामचंद्र के दरबार के संगीतकार तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था। याद रखिएगा तानसेन बघेल वंशी राजा रामचंद्र के दरबार में थे। 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बघेल वंश के वीर मानसिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। याद रखिएगा पूछा जाता है तो हुमायूं की सहायता चौसा के युद्ध में किसने की थी, तो बघेल वंश के राजा वीर मानसिंह ने। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हमारी स्पेशल मैराथन सीरीज की तीसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।